हाँ, तो वेलकम एवरीवन टू डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन वाला टॉपिक कवर कर लिया था, है ना। इंटर कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के, कोई चीज को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेसेस हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, है ना, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। आज हम लोग इसी चैप्टर का एक आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। इसके ऊपर अलग से लॉन्ग नोट भी आता है और इस टॉपिक की हेडिंग ऑलरेडी बोर्ड पे ऊपर लगी दिखाई दे रही होगी तुम लोगों को, दैट इज इवोपरेशन। तो इवोपरेशन भी एक तरीके का इंटर कन्वर्जन फिनोमेना ही है। यहां भी हम देखेंगे कि किसी एक स्टेट ऑफ मैटर का कन्वर्जन किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में होगा, बट ये बाकी जो इंटर कन्वर्जन की प्रोसेसेस जो हैं उससे बहुत ही ग्रेटली डिफर करती है। अब क्या डिफरेंस है बाकी प्रोसेसेस के मुकाबले, वहां पर ये टर्म क्यों नहीं आई, क्यों इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, यही सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे, जो भी कॉपी वगैरह लेके बैठे हों, जहां पे भी नोट्स बना रहे हों, हेडिंग लगाएंगे इवोपरेशन। क्या होता है इवोपरेशन? देखो, थोड़ा बहुत तो नाम से ही आइडिया मिल गया होगा। इवोपरेशन नाम में क्या आ रहा है, देखो वेपर वर्ड आ रहा है ना नाम में, और वेपर का मतलब क्या होता है? गैस। कोई भी चीज गैसियस फेज में होती है तो उसके लिए एक दूसरा टर्म हम यूज करते हैं, वेपर। जैसे कि वाटर को जब हम बॉईल करते थे तो वो किसमें कन्वर्ट होता था? वाटर वेपर्स में, जो कि उसकी गैसियस फॉर्म होती थी। तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते थे। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती एक और प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में भी वेपर्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर स्टेट में। अब वेपर का मतलब गैस। कोई भी लिक्विड स्टेट गैसियस फेज में या वेपर फेज में अगर कन्वर्ट हो रही हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस को तो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, इससे पहले एक प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था वेपराइजेशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते थे? बॉइलिंग। तो भाई ये प्रोसेस तो सेम है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। याद है बॉइलिंग में क्या होता था? जैसे कंटेनर है, कंटेनर में मान लो आपने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है और जब इस लिक्विड को हम नीचे से हीट करते थे, हीट मतलब बॉईल करते थे, जब इसको हम नीचे से इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था? ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता था? वाटर वेपर्स में, या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता था सीधे सीधे। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। तो भाई यहां पे भी तो वही चीज हो रही है, तो फिर इस प्रोसेस को क्या हम वेपराइजेशन नहीं बोल सकते? फिर इसको अलग से इवोपरेशन हेडिंग डाल के पढ़ने का क्या मतलब है? कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी इसको आपको अलग से डिस्कस किया है टॉपिक को एनसीईआरटी में। तो वो फर्क होता है जो अभी तुम लोगों को डेफिनेशन में दिख जाएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो डेफिनेशन से सब क्लियर हो जाएगा क्यों हम इस प्रोसेस को वेपराइजेशन नहीं बोल रहे, जबकि हो तो सेम ही चीज रही है यहां भी जो वेपराइजेशन में होती थी। अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इवोपरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखने वाला हूं मैं अब, जो एग्जाम्स में आपको लिखनी पड़ेगी। क्या होती है डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड? इनटू वेपर। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, ये चीज तो हमने पहले भी बोली, बट अब आगे देखना क्या लिखने वाला है। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
below its boiling point is called evaporation. ये है evaporation की definition. तो पहले तो definition note down कर लो सब लोग. This is the proper definition of evaporation. It is the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. ठीक है. अब डेफिनेशन से मतलब समझते हैं कि इवोपरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क है, क्यों इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन नाम नहीं दे रहे. तो देखो क्या हो रहा है. स्टार्टिंग में क्या लिखा है हमने, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. तो ये चीज तो यहाँ भी हो रही थी, ये चीज तो वेपराइजेशन में भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है. फर्क यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अब इस लाइन का क्या मतलब है समझते हैं इसको. हमने देखो वेपराइजेशन में क्या देखा कि अगर हम कोई कंटेनर ले लें, ओपन कंटेनर, और इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड ले लें, लेट से आपने इसके अंदर वाटर ले लिया. अब उस वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है. भाई हीट करने का मतलब क्या होता है, हीट करने का मतलब यू आर इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर. अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ये चीज अपन ने पढ़ चुकी है ऑलरेडी. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फेज में, और वेपर्स बना लेते हैं. बट ध्यान से देखो ये प्रोसेस कब होती है, जब आप वाटर को क्या करते हो, हीट करते हो. जब तक आप पानी को हीट नहीं करोगे, जब तक वाटर बॉयल नहीं होगा, तब तक कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो वेपराइजेशन या फिर ये जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है. और जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड आपने ले लिया वाटर, तो वाटर के केस में ये जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. भाई वहां पे बताया था वेपराइजेशन में कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचते ही वाटर जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर्स में. यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो जो वेपराइजेशन या जो बॉइलिंग की प्रोसेस जो होती है ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है. इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. तो वेपराइजेशन की प्रोसेस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगी. वो प्रोसेस तभी होगी जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव होगा. अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं कर रहे हो तो कोई वेपराइजेशन या बॉइलिंग की प्रोसेस नहीं होगी. जबकि यहां देखो क्या लिखा है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर. इस प्रोसेस की खास बात यह है कि यहाँ पे भी लिक्विड से वेपर तो बनते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रही होगी. फर्क क्या है कि ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है. दिस प्रोसेस कैन अकर एट एनी टेम्परेचर. यानी कि इवोपरेशन के लिए हमको लिक्विड को हीट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू हीट द लिक्विड. ऐसे ही अगर आप किसी लिक्विड को ओपन कंटेनर में रख दो तो वो धीरे धीरे समय के साथ किसमें कन्वर्ट होने लगता है, वेपर. अब अगर ये बिना हीट करे ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई फायदा नहीं लिखने का. भाई फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं है वाटर को. ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही इवोपरेट कर जा रहा है. बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के पहले ही इसका इवोपरेशन हो गया. इसलिए आगे में क्या लिखा है, इट अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो एक्चुअली में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. बट बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचे बिना पहले ही पानी थोड़ा बहुत वेपर में कन्वर्ट होता रहता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. ठीक है. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो एट एनी टेम्परेचर,
किसी भी टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 85 डिग्री सेल्सियस हो, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ये। तो अपने आप इवोपरेशन होना नेचुरल फिनोमेना है ये एक टाइप का, दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। समझ में आ गई कहानी? तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ये एक टाइप का नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप हो रहा है ना, नेचुरली हो रहा है, हमको कराना नहीं पड़ रहा। अब वेपराइजेशन में क्या होता था, हमको वो प्रोसेस करानी पड़ती थी। आपको पतीले में पानी भर के गैस पे रखना पड़ेगा, आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट कर रहे हो मतलब कि वो प्रोसेस आप जबरदस्ती करा रहे हो, जबकि ये प्रोसेस अपने आप हो जा रही है, नेचुरली हो जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। ठीक है, जैसे पढ़ाई की प्रोसेस होती है ना, पढ़ना पढ़ना अपने आप से तो होता नहीं है, किसी से भी पढ़ाई करवानी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है मजबूरी में, तो वो हो गया वेपराइजेशन। और ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इवोपरेशन इज लाइक मटर गश्ती। भाई आवारागर्दी मटर गश्ती करने के लिए हमको किसी की जरूरत थोड़ी ना है, अपने आप हो जाती है, टाइम पास तो अपने आप हो जाता है। हाँ, पढ़ाई करने के लिए हमको जबरदस्ती बैठना पड़ता है, या तो मम्मी पापा के डर में बैठो, है ना, या फिर स्कूल के टीचर के डर के बेस पे बैठो, तो वो होती है वेपराइजेशन। क्लियर हो गया? इवोपरेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये होता है इवोपरेशन। अब इस प्रोसेस का मैकेनिज्म समझते हैं हम। ये तो हमने समझ लिया कि इवोपरेशन होता क्या है, क्यों होता है इवोपरेशन, क्यों अपने आप रखा रखा पानी इवोपरेट होता रहता है। आप किसी कंटेनर में पानी रख के छोड़ दो दिनों के लिए, काफी दिनों के लिए, महीने भर के लिए, तो उसका पानी का लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अरे बारिश होती है ना, बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, रोड के गड्ढे भर जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद जब सूरज निकल आता है तो एक दो दो तीन दिन बाद वही पानी सूख जाता है। तो वहां पे थोड़ी ना आप गड्ढों के नीचे आग लगा के उसको गर्म कर रहे हो कि सूख जाए, पानी सूख जाए, वो अपने आप ही सूख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली इसमें से पानी इवोपरेट करके हवा में चला जा रहा है। तो वो भी इवोपरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप से होता है, कुछ कराने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं इवोपरेशन का। क्या ऐसा होता है यहाँ पे कि बिना हीट किए ही आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझते हैं इसको एक डायग्राम से। जैसे कि मैंने एक ले लिया कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया मैंने। कैसा कंटेनर लिया है मैंने? ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर होना जरूरी है, क्लोज कंटेनर में इवोपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर ढक्कन लगा दोगे तो लिक्विड से वेपर तो बनेंगे, बट वो वेपर बाहर तो जा ही नहीं पाएंगे, टकरा करके फिर वहीं वापस गिर जाएंगे पानी के अंदर। तो इवोपरेशन वगैरह का फिनोमेना सिर्फ ओपन कंटेनर में ही वैलिड है, क्लोज में तो डिस्कशन होगा ही नहीं इसका। क्या होगा अब देखो यहाँ पे, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ओपन कंटेनर, और इसके अंदर मैंने ले लिया कोई भी लिक्विड, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो आप। अब देखो ये जो आपका लिक्विड है, जो भी मैंने लिक्विड इसके अंदर लिया है, ये क्या है, एक टाइप का स्टेट ऑफ मैटर है, और हर एक स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। ये चीज अपन शुरुआत में फिजिकल नेचर में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, ये जो लिक्विड है ना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वाटर के। अब इन मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो कुछ आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वो आपके कहाँ अरेंज होते हैं, सरफेस के ऊपर, इस तरीके से एक लाइन से खड़े रहते हैं। और रिमेनिंग जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड दी लिक्विड, इस तरीके से। ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। किसी भी लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये वाले जो पार्टिकल्स जो कि लिक्विड के एकदम सरफेस पे हैं, सरफेस मतलब क्या होता है, सरफेस हम उस बॉर्डर को बोलते हैं जिसके ऊपर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट हो जाए। जैसे यहां तक क्या है, ये पूरा लिक्विड है, इस लाइन के जस्ट बियॉन्ड क्या है, आपकी हवा है, ओपन कंटेनर है, तो यहाँ तो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। इधर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस।
तो ये जो पार्टिकल्स जो आपको इस सरफेस पे दिख रहे हैं, इन पार्टिकल्स को बच्चों हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स या सरफेस पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। और जो पार्टिकल्स आपको बाकी एरिया में दिख रहे हैं, जो अंदर है, ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बल्क। ये जो बॉर्डर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस। अंदर का हिस्सा क्या होता है? बल्क। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपके रिमेनिंग पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड बल्क पार्टिकल्स या फिर बल्क मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि कोई भी लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं, दीज आर कॉल्ड सरफेस मॉलिक्यूल्स, और कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बाकी एरिया में होते हैं, उनको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। अब दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों पार्टिकल्स का शेप साइज तो सेम ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़े मोटे हैं वो छोटे हैं। फर्क सिर्फ किसका है? पोजीशन का। ये लड़ झगड़ के ऊपर आ गए हैं और बाकी नीचे रह गए हैं। भाई ऐसे मान के चलो कि इतने सारे पार्टिकल्स है, भीड़ है बहुत सारे लोगों की कमरे में, ठीक है, और एक दरवाजा खुला हुआ है, अब सबको बाहर जाने बोला दरवाजे से, तो जो लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, वो बाकी सब लोगों से लड़ झगड़ के उनको पुश करके आगे आ जाएंगे, बोलेंगे हम पहले निकलेंगे बाहर, या हम लाइन में पहले खड़े होंगे आगे। ऐसा ही कुछ डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होता है। क्या फर्क होता है? देखो, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, ये बल्क मॉलिक्यूल से दो चीजों में डिफर करते हैं। क्या क्या दो चीजों में डिफर करते हैं? देखो, पहली चीज, नंबर 1, याद करो फिजिकल नेचर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैटर है पार्टिकल्स से मिलकर बना है। फिर हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो छोटे ही होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, देखो इनके बीच में स्पेस भी है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड। लास्ट की दो प्रॉपर्टीज याद करो क्या थी? वही दो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सरफेस मॉलिक्यूल बल्क मॉलिक्यूल से डिफर करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और इनके मूवमेंट के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना फास्ट मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। तो इन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। बट सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। यही है पहला पॉइंट जो इनको बल्क मॉलिक्यूल से डिफर करता है। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिख दोगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज हायर देन बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट जिसमें आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स बल्क मॉलिक्यूल से डिफर करते हैं वो है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की स्पीड। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बल्क मॉलिक्यूल से थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, नहीं तो आपको पता चलेगा ये अलग मूव कर रहा है अलग मूव कर रहा है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब सोचो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट कर रहे होंगे, और जितना फास्ट मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा बाकी मॉलिक्यूल्स को धक्का मार के कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। तो यही रीजन है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सरफेस पे, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये तेज तेज मोशन करते करते जूम 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 ऐसे करते हुए कहाँ आ गए? ऊपर आ गए, बाकी के नीचे रह गए। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे कम है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया क्या है? अच्छा, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके लिए एक नाम दिया है, कुछ नहीं है, टर्म है बस। बोलते तो काइनेटिक एनर्जी ही है, होती काइनेटिक एनर्जी ही है, बस बोल क्या देते हैं उसको हम? सरफेस एनर्जी, ताकि पता रहे कि हाँ ये एनर्जी किसकी है? सरफेस मॉलिक्यूल की। दूसरा डिफरेंस, पॉइंट नंबर 2, दूसरा फर्क क्या होगा? पांचवा प्रॉपर्टी याद करो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अट्रैक्ट ईच अदर। इसको ध्यान से समझ रहे हैं, आराम से समझा रहा हूं मैं, हड़बड़ी नहीं करेंगे। आज हम पूरे इस लेक्चर में इवोपरेशन खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। इवोपरेशन के बेसिक समझ रहे हैं आज अपन सिर्फ। इसके अगले लेक्चर में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज बेसिक समझ लो क्या होता है, बेसिक समझ गए तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी होते हैं, उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो यहीं पे आ जाता है आपका दूसरा डिफरेंस। देखो, बल्क मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये वाला बल्क मॉलिक्यूल ले लो आप, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, ये आपका क्या है, एक बल्क मॉलिक्यूल है। जरा ध्यान से देखो, ये बल्क मॉलिक्यूल चारों तरफ से और मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। दैट मीन्स कि ये वाला मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पकड़ के रखे होंगे एक जगह पे। यानी कि बल्क मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके मुकाबले, सरफेस मॉलिक्यूल के मुकाबले। अब जरा सरफेस मॉलिक्यूल्स को देखो, सरफेस मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे भाई, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आपस में होगा इनके, आपस में तो अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा इनके, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक्साइटेड है तो कहाँ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए ज्यादा। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये पार्टिकल्स करते हैं, फॉलो करते हैं, वो नीचे की तरफ ही होती है, ठीक है। नीचे में एक एक मॉलिक्यूल होगा, बल्क मॉलिक्यूल, तो उससे क्या हो रहे होंगे, ये इस तरह से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इनके ऊपर तो कोई और मॉलिक्यूल है ही नहीं, ना इसके इधर कोई मॉलिक्यूल है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो चूंकि कहाँ प्रेजेंट है, एकदम बॉर्डर पे प्रेजेंट है, इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि ये चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है। जबकि बल्क वाले मॉलिक्यूल्स दे आर सराउंडेड एवरीवेयर, हर तरफ से सराउंडेड हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल से, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल्स इज वीकर देन दैट ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बल्क मॉलिक्यूल्स की तुलना में, क्लियर दिख रहा है, ब्लर तो नहीं है ना साइड से, हाँ। तो दूसरा फर्क क्या है कि बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल्स वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। अब इन दोनों चीजें से होगा क्या, देखो, एक तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनको कोई नीचे से पकड़ के नहीं रखता है अच्छी तरीके से, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, ये रैपिडली मूव भी कर रहे हैं, तेज वाइब्रेट भी हो रहे हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड बोले तो एक तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम। तो ऐसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स क्या लिक्विड के सरफेस के अंदर लंबे समय तक रहेंगे? नहीं, एक समय के बाद इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये एक्साइटेड होकर के लिक्विड के बाहर चले जाएंगे, और जैसे ही ये लिक्विड के बाहर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। यानी कि किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड से किस फेज में चले गए, गैसियस फेज में। ये वाटर किस में था अभी, लिक्विड फेज में, ठीक है। तो सीधी सीधी भाषा में हम इवोपरेशन को क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसका वेपराइजेशन होता है, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ गई। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। अगर आपसे कोई इवोपरेशन का मैकेनिज्म पूछता है कि क्यों होता है इवोपरेशन, क्यों बिना हीट किए ही आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रीजन इज दिस, ठीक है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी
ज्यादा होती है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर होती हैं बल्क के मुकाबले, तो ये आसानी से एनर्जी गेन करके बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाओगे तो बाहर क्या है, हवा है, तो हवा में जाते ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर। तो ये पूरी प्रोसेस बिना हीट किए हो रही है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हमने बॉयल नहीं किया है, हीट वीट नहीं कर रहे हैं इसको, हम अपने आप हो रही है, नेचुरली हो रही है। ये प्रोसेस कैसे हो रही है, एट एनी टेम्परेचर। कहाँ हो रही है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच हुए ही वाटर वेपराइज हो जाती है। तो समझ में आ गया। तो इवोपरेशन और वेपराइजेशन में एक मेजर डिफरेंस ध्यान दो, क्या आया, एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बीच का। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हमने इवोपरेशन और वेपराइजेशन की, बट एक डिफरेंस जो अभी मैं बताने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता तो दोनों में क्या है, लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन। इवोपरेशन में भी क्या हुआ था, इवोपरेशन में भी लिक्विड से क्या बने थे, वेपर बने थे। और वेपराइजेशन भी हम देख चुके हैं, लिक्विड से क्या बनता है, वेपर्स बनता है। फर्क क्या था कि ये प्रोसेस होती है एट एनी टेम्परेचर, जबकि वेपराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, और उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना तो हमने फर्क देख लिया। इस मैकेनिज्म को समझने के बाद एक और डिफरेंस जो आप दोनों को पता होना चाहिए इसके बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस क्या है, देखो, इवोपरेशन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही वेपराइज होते हैं। भाई इवोपरेशन में लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर। तो लिक्विड के कौन से वाले पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ सरफेस वाले, सिर्फ इतने पार्टिकल्स का वेपराइजेशन हो रहा है, बस यही वेपर बना रहे हैं, बाकी तो सबके सब अंदर ही है। अब जैसे ये वाली लेयर वेपराइज हो जाएगी तो फिर इसकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे, फिर उसकी जगह तीसरी लेयर आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पानी पूरी तरीके से इवोपरेट हो जाता है। यानी कि इवोपरेशन में किसका वेपराइजेशन होता है, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स का। जबकि वेपराइजेशन में क्या होता था, याद करो, वेपराइजेशन में तो हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब आप नीचे से अगर बॉईल कर रहे हो तो एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। भाई नीचे से हीट कर रहे हो, एक्सटर्नल हीट एनर्जी दे रहे हो आप कहीं से, तो ऐसे में बल्क मॉलिक्यूल्स भी एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वेपराइजेशन क्या है, वो आप जबरदस्ती करा रहे हो हीट करके। वेपराइजेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में कन्वर्जन हो जाता है। तो वेपराइजेशन में चूंकि आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहां पे सरफेस एज वेल एज बल्क मॉलिक्यूल्स दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप नीचे से हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो ये भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने से एनर्जी बढ़ जाती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो सिंस इवोपरेशन में सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स का ही वेपराइजेशन हो रहा है, सिर्फ यही आपके वेपर बना रहे हैं, इस कारण से इवोपरेशन को हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। तो ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस से ही होता है। जबकि वेपराइजेशन में सरफेस के साथ साथ बल्क वाले मॉलिक्यूल्स भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से वेपराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमेना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना। तो ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना व्हाइल इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हमने वेपराइजेशन के और इवोपरेशन के। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अपन एक डिफरेंसेस की टेबल देख लेंगे, वहां पे अपन सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन, ये था मैकेनिज्म, कैसे इवोपरेशन होता है, क्यों होता है बिना हीट किए। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेंगे, उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ऐसा कोई भी लिक्विड में इवोपरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वाटर ही इवोपरेट होने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो कि इवोपरेट कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जो होती है आपकी, जो स्पिरिट होती है, पेट्रोल, पेट्रोल को आप अगर आप लंबे समय तक खुला छोड़ दो तो क्या बोलते हैं, उड़ गई पेट्रोल। अब उड़ गई मतलब उसके पर थोड़ी ना निकल है कि उड़ गई, वो उड़ना मतलब इवोपरेट हो गई वो। तो जो आपका अल्कोहल होता है, जो पेट्रोल होता है, वो और जल्दी इवोपरेट करता है वाटर के मुकाबले में। वाटर को तो फिर भी इवोपरेट होने में समय लगता है। मिटा दूं इसको, चलो। तो ये था आपका इवोपरेशन की पूरी कहानी। डेफिनीशन हो गई, मैकेनिज्म हो गया। कोई आपसे पूछे इवोपरेशन वेपराइजेशन से कैसे डिफर करता है, तो आप बोलोगे कि इवोपरेशन जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बिना लिक्विड को बॉयल किए, बिना उसे हीट किए। नेचुरल फिनोमेना है। एग्जाम्पल्स, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स। भाई ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना है तो कुछ ना कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी होंगे जहां हमको ये सब फिनोमेना देखने को मिलता होगा। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पसीने का सूखना। गर्मियों में पसीना आता है और कुछ समय बाद सूख भी जाता है वो अपने आप। थोड़े से ठंडे एरिया में जाओ, थोड़े कूल रूम में जाओ, सनलाइट से दूर चले जाओ, घर में घुस जाओ तो थोड़ी देर बाद सूख भी जाता है पसीना। ठीक है, तो पसीना सूख क्यों रहा है? बिकॉज पसीना क्या होता है आपका, स्वेट क्या होता है, वाटर ही होता है। मैक्सिमम मेजर कंपोनेंट तो स्वेट का पानी ही होता है आपका। तो होता क्या है, वो पानी समय के साथ जब स्किन की सरफेस पे आता है वो स्वेट, तो उसमें से वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट कर जाता है। ठीक है, इस कारण से वहां पे जो स्वेट होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है कुछ समय बाद। तो पहला एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, इवोपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस। इस फिनोमेना को हम पर्सपिरेशन भी बोलते हैं। पर्सपिरेशन, पसीना सूखना इज कॉल्ड पर्सपिरेशन। तो इवोपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस, या इवोपरेशन करके ड्राइंग भी लिख सकते हो, ड्राइंग, सूखना। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस, इस चीज के लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, इवोपरेशन। क्यों होता है ये, इवोपरेशन के कारण। नंबर 2, ड्राइंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम पॉट होल्स इन स्ट्रीट्स। जो सड़क में गड्ढे होते हैं उसमें जब पानी भर जाता है तो कुछ समय बाद वो पानी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेपराइज हो जा रहा है, इवोपरेट हो जा रहा है, वो नेचुरली अपने आप से इवोपरेट कर रहा है, उसको हम हीट थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ड्राइंग ऑफ वेट हेयर। हम नहा के निकलते हैं तो बाल गीले होते हैं, कुछ समय बाद सूख जाते हैं, क्योंकि वेट हेयर्स में जो पानी है वो अपने आप धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राइंग क्लोथ्स अंडर सन। ओपन एटमॉस्फेयर में अपन कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धोने के बाद अपन कहाँ, बाहर पे सुखाते हैं, छत पे सुखाते हैं, या किसी ओपन एरिया में अंडर सनलाइट उसको हम सुखाते हैं। ठीक है, तो बाहर जल्दी सूख जाता है पानी। क्यों? क्योंकि वो इवोपरेट कर रहा है, ओपन एरिया है। ओपन एरिया है तो वाटर अपने आप नेचुरली धीरे धीरे वेपराइज होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, यही सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है इवोपरेशन के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम आगे लेटर ऑन और भी डिस्कस करेंगे। इवोपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने इवोपरेशन का बेसिक पोर्शन कवर किया है, सिर्फ बेसिक्स को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, समझ में आ गया इवोपरेशन के एग्जाम्पल्स? मिटा दूं? चलो, तो आज वैसे हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो लंबा खींचेगा लेक्चर। और आराम आराम से पढ़ना है, देखो फुल डिटेल में पढ़ना है। हड़बड़ी में एक एक पॉइंट में पढ़ा के तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आराम से डिस्कस करके पढ़ते हैं।
अब अगली जो चीज हम पढ़ेंगे कल की चीज बता रहा हूं मैं, कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? तो 4 फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स के नाम बता दे रहा हूँ। क्या क्या है ये? पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जान रहे होगे क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के द्वारा जो ऑक्यूपाइड एरिया होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये मेरे हाथ का क्या हो गया? सरफेस हो गया। अब इसको मैं अगर कहीं पे ऐसे रख दूं तो जो टोटल एरिया बोर्ड पे ऑक्यूपाई कर रहा है वो हो जाता है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कम ज्यादा करने से इवोपरेशन पे क्या असर पड़ता है ये अपन देखेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर की इतनी जरूरत नहीं होती इवोपरेशन में, अपने आप हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, बट स्टिल अगर आप हीट कर दो तो क्या इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा, क्या स्लो हो जाएगा, ये चीज देखेंगे। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? उमस, है ना। अभी जैसे बारिश का सीजन आएगा, तो बारिश का सीजन आता है तो क्या हो जाती है? शुरुआत में उमस सी हो जाती है ना, एकदम पसीना सूखता नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं से हवा पड़े तो पसीना सूखे, तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑलरेडी पहले से भी कुछ वाटर वेपर मिले होते हैं। अब ये वाटर वेपर कहाँ से आते हैं? भाई वाटर बॉडीज से आते हैं, नदियों से आ रहे हैं, पानी कहीं पड़ा हुआ है वहां से आ रहे हैं। तो कितना वाटर वेपर हमारे एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि बारिश का पानी ज्यादा होता है, जमीन में गिरता है, इवोपरेट करता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इसका क्या असर पड़ता है इवोपरेशन पे, ये हम देखेंगे। और लास्ट फैक्टर आएगा विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब एयर की फ्लो होने की स्पीड, हवा कितनी तेजी से चल रही है। तो ये 4 फैक्टर्स के बारे में फुल डिस्कशन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी इवोपरेशन होता है तो वो एरिया ठंडा हो जाता है। कभी नोटिस करना, जब पसीना ज्यादा आता है ना, तो पसीना ज्यादा आता है तो टच करके देखना, खास करके गर्दन के पीछे वाला एरिया। जब साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना ज्यादा आता है तो ठंडा ठंडा लगता है, एकदम कूल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वो इवोपरेशन के साथ लिंक्ड है। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। तो छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। आज इवोपरेशन का बेसिक्स कवर कर लिया। अगले लेक्चर में इसी हेडिंग के साथ 1 बाय 1 हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।